अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था डिसऑर्डर ऑफ यूराइनरी सिस्टम, और उसमें से फर्स्ट डिसऑर्डर जो था किडनी स्टोन्स, उसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। साथ साथ जनरल हमने इन्फॉर्मेशन के लिए यूटीआई यानी कि यूराइनरी ट्रैक इन्फेक्शन को भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम नेक्स्ट डिसऑर्डर डिस्कस करने लगे हैं, वो है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर बेसिकली है क्या? जनरल टर्म है ये फॉर डिक्लाइन, जो जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन। इसमें गुर्दे का जो काम है ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली एफिशिएंसी ऑफ फिल्टरिंग प्रोसेस। किडनी का काम क्या था कि ये हमारे ब्लड को जो है वो फिल्टर कर रहा है, उसमें से यूराइन को निकाल रहा है। अगर कोई ऐसा डिसऑर्डर हमें फेस करना पड़ जाए कि जिसमें किडनी के फंक्शन के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी हमें देखने को मिले, ख़ास तौर पे उसका जो फिल्टरिंग प्रोसेस है वो सही तरीके से वो फिल्टर ना कर रहा हो, तब हम कहते हैं किडनी फेलियर हो चुका है। तो टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर की फर्दर कितने टाइप्स हैं? तो बेसिकली इसकी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास क्रॉनिक रीनल फेलियर, और नेक्स्ट वन है बेटा हमारे पास एक्यूट किडनी फेलियर। क्रॉनिक जो लफ्ज़ है ख़ास तौर पे ये ओल्ड के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ओल्ड पुरानी रीनल फेलियर डिजीज़, यानी इसमें एंड स्टेज पे वैसे चला जाता है। क्रॉनिक वर्ड पुराने के लिए या ओल्ड के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एक्यूट शॉर्ट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मुख्तसर लम्हे के लिए हम कह सकते हैं। यानी इसमें जो होगा ना किडनी फेलियर होगा, गुर्दे काम करना छोड़ेंगे किसी न किसी ऐसे इन्फेक्शन की वजह से जो बहुत पुरानी बीमारी आपको लग चुकी होगी, ठीक है, बहुत पुराना आप कह सकते हैं, उसका कोई ना कोई काज होगा जिसकी वजह से ऐसा ऐसा गुर्दे जो है ना वो फेल होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि एक तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से हमारे किडनी फेल हो सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, जो हमारी किडनी के अंदर डक्ट्स होती हैं जिनका काम होता है यूराइन बनाने का, वो भी क्या हो सकता है, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन काज हो सकती है। साथ साथ और इसके क्या काज हो सकते हैं, डैमेज ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ मेलाइटस, ये 2 बीमारियाँ हैं, इनकी वजह से भी हमारे गुर्दे जो है वो फेल हो सकते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होगा, शुगर जिसे हम कहते हैं, हमारे खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि जो किडनी है वो फिल्टर करते करते कहते हैं उस रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा किडनी के अंदर जो है ग्लूकोज स्टोर होना शुरू हो जाती है, उसके जो नेफ्रॉन है डक्ट्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, तब भी हमें रीनल फेलियर फेस करना पड़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर पर क्या क्या इफेक्ट होगा आपके किडनी के ऊपर? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो आपकी किडनी के अंदर नेफ्रॉन है उनके अंदर मौजूद जो ग्लोमेरुलाई है, वो बारीक सी कैपिलरीज हैं, उनके डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तब भी गुर्दे जो है वो फेल हो सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें जितने भी इसमें काजेज लिखे हुए हैं वो खास तौर पे हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, इसमें एक लंबे अरसे तक जो है ना किडनी के ऊपर इफेक्ट चलता रहेगा और उसके बाद जो है गुर्दे काम करना छोड़ देंगे। उसके बाद एक्यूट रीनल फेलियर, शॉर्ट टर्म रीनल फेलियर हम इसे कहते हैं, कि जो भी काज होगा इसका शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए, यानी एक लंबे अरसे से कोई बीमारी नहीं बल्कि एक अचानक से कोई बीमारी लाक हो जाए और उसके बाद जो है हमारे गुर्दे फेल हो जाए। उसमें है हीमोरेज ड्यू टू ट्रॉमा, कि कोई चोट लगने की वजह से भी हमारे क्या हो सकता है, ब्लड लॉस ज़्यादा होने की वजह से गुर्दे को है वो ब्लड नहीं मिल सकेगा, तब भी जो है गुर्दे फेल हो सकते हैं। उसके बाद वोमिटिंग हो सकती है या डायरिया वगैरह हो सकता है। डाययूरेसिस है कि भाई अगर यूराइनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, यूराइन वगैरह नहीं बन रहा, तो वो सारे का सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा किडनी के अंदर, तब भी फेलियर का सबब भी यहाँ पर बन सकता है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर, आपको पता है कि यूरेटर का काम क्या होता है, यूराइन को किडनी से बाहर निकालना। क्लियर? अब अगर यूरेटर ही बंद है तो किडनी से यूराइन बाहर नहीं निकल सकेगा, अंदर प्रेशर जनरेट होगा, जिससे आगे जो हमारे पास किडनी की स्पेसिफिक डक्ट्स हैं उनके फटने के चांसेस होते हैं, तब भी जो गुर्दे हैं हम कह सकते हैं किडनी जो है वो फेल हो चुकी है। तो ये 2 टाइप्स थी, क्रॉनिक रीनल फेलियर और एक्यूट रीनल फेलियर। ये 2 टाइप्स हमने काजेज़ के लिहाज से बनाई है। वैसे किडनी फेलियर के काजेज़ में से एज भी है, ठीक है, एज के लिहाज से, उम्र गुजरने के लिहाज से भी वहाँ पर भी हमें एफिशिएंसी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, तब भी गुर्दे फेल हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास इसका ट्रीटमेंट, रीनल फेलियर की ट्रीटमेंट, कि हम इसको ट्रीटमेंट कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। तो रीनल फेलियर का इलाज कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट, तो उसमें सबसे पहले है डायलिसिस। वैसे इस पर डिपेंड करता है कि कितना हद तक जो है लॉस हो चुका है, गुर्दे कितना फंक्शनल है, कितना उनके अंदर डैमेज हो चुका है, उसी बुनियाद पे आगे हम फर्दर जो है उसके ट्रीटमेंट जो है वो प्रेफर करते हैं। अब उसमें सबसे पहले है डायलिसिस। डायलिसिस के अंदर सिंपल बेटा होता क्या है, डायलिसिस के अंदर एक मशीन से आपका खून गुजारा जाता है जो बिल्कुल वैसे वर्क करती है जैसे हमारे गुर्दे काम करते हैं। जैसे गुर्दे खून को फिल्टर करते हैं ना, वैसे मशीन में से गुजारा जाता है, वो भी क्या करेंगे, ये हमारे इसको ब्लड को फिल्टर करेंगे। तो उसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है,
इधर एक मशीन इस्तेमाल होती है जिसका नाम क्या है बेटा, डायलाइज़र। ये डायलाइज़र एक मशीन है जिसमें से आपका जो ब्लड है वो पास आउट करेगा और उस मशीन के अंदर एक लिक्विड भरा जाता है जिसको डायलाइसेट कहते हैं। और इस लिक्विड की कंपोजिशन बिल्कुल ब्लड जैसी होती है सिवाय उन चीज़ों के जिनको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जिनको हम बाहर निकालना चाहते हैं। क्लियर? तो डायलाइसेट है क्या, वो लिक्विड है जो भरा जाएगा इस मशीन के अंदर और यही लिक्विड हमारे ब्लड को साफ करने का काम करेगा। बिल्कुल वैसे सफाई होती है जैसे हमारे गुर्दे साफ करते हैं। आगे फंक्शनिंग हम देखते हैं फर्दर। इसके अंदर एक ट्यूब लगाई जाती है, ठीक है, जिसे हम कैथेटर कहते हैं और आपका ब्लड आर्टरीज से निकाला जाता है। वेन्स के जरिए जब ब्लड साफ हो जाएगा, वेन्स के जरिए आपके जिस्म में दाखिल किया जाएगा और इसके अलावा आपके ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट जो खून को जमने नहीं देते वो भी डाले जाते हैं। अब सिंपल प्रोसेस होता कैसे है, तो सबसे पहला काम यह किया जाता है कि आर्टरी से आपका ब्लड लिया जाता है, एक चैम्बर के अंदर पंप किया जाता है, आर्टरी से ब्लड निकाला जाएगा। अब वो कैसे निकाला जाएगा, ये एक ट्यूब लगाई जाती है जिसका नाम है कैथेटर। कैथेटर एक ट्यूब है जो ऑपरेशन करके आपके हाथों के ऊपर, खासतौर पे बाजू के ऊपर जो है ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर एक ट्यूब लगाई जाती है जिसका नाम कैथेटर है। कैथेटर से आप क्या करेंगे, आर्टरी से ब्लड निकालेंगे और उसे एक पंप के अंदर जो है वो भेज देंगे। इसका काम होता है ब्लड को सक करना और ब्लड को पंप करवाना आगे। फर्दर हम इस नाली में से गुजारेंगे और यहाँ पर एक और जो यहाँ पर पैकेट लगा हुआ होता है जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट केमिकल होते हैं, यानी ऐसे केमिकल होते हैं जो आगे फर्दर खून को जमने नहीं देते। क्लियर? तो आपका ब्लड का जो टेम्परेचर है पहले तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे किया जाएगा और इसके अलावा उसके अंदर एंटीकोगुलेंट केमिकल डाले जाएंगे जो खून को जमने नहीं देंगे। तो आर्टरी से ब्लड निकाला, पंप के जरिए आगे पंप किया, एंटीकोगुलेंट उसके अंदर डाले ताकि खून जमे नहीं, फिर उसको इस मशीन से गुजारेंगे जिसका नाम क्या है बेटा, डायलाइज़र मशीन भी हम उसे कहते हैं, डायलाइज़र। ठीक है बेटा, अब जो ब्लड है वो किस में से गुजरेगा, इस डायलाइज़र मशीन में से गुजरेगा और उसके अंदर ये सारा लिक्विड भरा हुआ है जिसको डायलाइसेट कहते हैं। ये है डायलाइसेट। तो हम अपने ब्लड को कहाँ से गुजारेंगे, डायलाइसेट से गुजारेंगे, डायलाइज़र के अंदर जो है भरा हुआ होता है। अब यहाँ पर जो प्रोसेस है बेसिकली यहाँ पर प्रोसेस इस्तेमाल होता है डिफ्यूजन का। अब यहाँ पर डिफ्यूजन के जरिए क्या होगा कि जो हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजीनस वेस्ट है इसकी कंपोजिशन बिल्कुल वैसे है जैसे हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, वैसी प्रोटीन इधर मौजूद है। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर वाटर लेवल कितना है, आयंस कितने हैं, वो सारी चीज़ें वैसी की वैसे होती हैं। जैसे हमारा ब्लड होता है वैसी कंपोजिशन होती है इसकी डायलाइसेट की या डायलिसिस फ्लूइड हम उसे कहते हैं। सिर्फ चेंज क्या होती है कि यहाँ पर जो लिक्विड भरा हुआ है ना, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डायलाइसेट कह रहे हैं या डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजीनस वेस्ट नहीं होंगे और हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजीनस वेस्ट होंगे। अब यहाँ पर सिंपल ये प्रोसेस होगा कि हमारे ब्लड से जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है वो कहाँ जाना शुरू कर देंगे, इस डायलाइसेट के अंदर या डायलिसिस फ्लूइड के अंदर जाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह सफाई होना शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद जैसे ही मुकम्मल तौर पर खून की सफाई हो जाती है तो साफ खून एक नाली के जरिए जो है वो इस चैम्बर के अंदर भेजा जाता है। इस चैम्बर में हिपेरिन होता है, एक केमिकल हिपेरिन है। इसका काम क्या होता है, ये हमारे खून के जो एंटीकोगुलेंट हम डाले थे उसके असर को ख़त्म करता है। क्लियर? एंटीकोगुलेंट यहाँ पर जो खून के लोथड़े नहीं बनने दे रहा था उस केमिकल के असर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर क्या डालते हैं, उस ब्लड के अंदर हिपेरिन डालते हैं। और हिपेरिन के अलावा यहाँ पर और क्या किया जाता है, यहाँ टेम्परेचर यानी कि हमारे खून को वार्म भी किया जाता है। यहाँ पर खून का टेम्परेचर कम किया गया था, अब यहाँ पर ब्लड को क्या किया जा रहा है बेटा, वार्म किया जा रहा है। वार्म करने के बाद वेन्स के जरिए उस पर्सन के अंदर, उस इंसान के अंदर दोबारा ब्लड को इंजेक्ट किया जाता है। क्लियर बेटा? तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, अपने हाथों के ऊपर 2 ट्यूब्स ऑपरेशन के जरिए लगाई हैं, एक आर्टरी के साथ जुड़ी हुई है, एक वेन के जरिए। आर्टरी के जरिए जो ब्लड जाएगा वो इस मशीन से गुजरेगा और ये उसकी सफाई करेगी और वेन्स के जरिए हम क्या करेंगे, उस साफ शुदा ब्लड को अपने जिस्म के अंदर डालेंगे। भाई ये ब्लड जो है यहाँ पर साफ कैसे होता है, ब्लड यहाँ पर साफ होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए। नाइट्रोजीनस वेस्ट जो है वो हमारे खून के अंदर ज़्यादा है, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर कम है, तो डिफ्यूजन के जरिए नाइट्रोजीनस वेस्ट निकलेंगे डायलिसिस फ्लूइड में और फिर उसके बाद जो साफ ब्लड होगा उसको कलेक्ट करने के बाद उसके अंदर हिपेरिन डाला जाता है जो एंटीकोगुलेंट के असर को ख़त्म करता है और फिर उसे वार्म किया जाता है, जिस्म के टेम्परेचर के बराबर ब्लड का जो टेम्परेचर है मेंटेन किया जाता है। फिर उसके बाद उसे वेन्स के साथ जोड़ दिया जाता है, वेन्स के अंदर फिर साफ ब्लड जाना शुरू कर देगा। तो ये जो प्रोसेस था ये हीमोडायलिसिस का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी हमने काम किया है वो अपने हाथों के ऊपर जिस्म से बाहर किया है। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में ये जो डायलिसिस है ये इनसाइड द बॉडी, जिस्म के अंदर की जाती है। अब वो कैसे की जाएगी, ये हमारे पेट के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पेट के अंदर ये जैसे ये हमारा बेली रीजन है, बेली रीजन के अंदर की तरफ ये जो पर्दा है इसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और अंदर जो खाली जगह है इस खाली जगह को पेरिटोनियम कहते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले ऑपरेशन के जरिए आपके पेट वाले हिस्से पर एक ट्यूब लगाई जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, कैथेटर कहते हैं। कैथेटर यहाँ भी इस्तेमाल होती है, यहाँ भी इस्तेमाल होती है।
अब कैथेटर को लगाने के बाद आप क्या करते हैं, उस कैथेटर को जोड़ते हैं किसके साथ, डायलिसिस पैकेट के साथ। वहाँ डायलिसिस फ्लूइड भरा हुआ होता है, वो बॉडी के अंदर जाता है या पेरिटोनियम में जाता है। फिर जो उस पेरिटोनियम के अंदर ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से ब्लड फिल्टर होना शुरू हो जाएगा और ये सारे का सारा मटेरियल जो है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, किस में जाना शुरू करेंगे, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर जाना शुरू करेंगे। ये प्रोसेस है कैसे, ज़रा इसको डायग्राम के जरिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारे पास ये ट्यूब आपको नज़र आ रही है, इसको कैथेटर कहते हैं बेटा। ये हमारे पास है कैथेटर। तो कैथेटर पहले हमने ऑपरेशन करवा के, ये हमारे एब्डोमेन है, पेट के अंदर की जगह है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। ये पेरिटोनियम है जो पेट के अंदर जगह है। क्लियर। ऑपरेशन के जरिए हमने ये ट्यूब अपने पेट के अंदर सेट करवाई है, जिसका नाम कैथेटर है। क्लियर। इस कैथेटर को फिर हमने किसके साथ जोड़ दिया, ये पैकेट्स मिलते हैं मार्केट से, आसानी से मिल जाते हैं, जिसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड होता है, उन पैकेट्स के साथ हम जोड़ देंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पर पंप लगा हुआ होता है, ये पंप क्या करेगा, डायलिसिस फ्लूइड को हमारी इस एब्डोमेन पेट के अंदर जो खाली जगह है पेरिटोनियम, उसके अंदर भेजता रहेगा। सारा पैकेट खाली हो जाएगा, सारा पानी ये जो डायलिसिस फ्लूइड है पेट के अंदर भर जाएगा। अब जो हमारी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, ये पेट की ये अंदर वाला जो पर्दा है, ठीक है, जिसको पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, इसके अंदर खून की नालियाँ होती हैं। क्लियर। अब इन खून की नालियों के अंदर बहने वाले खून में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा वो ब्लड वेसल से निकल के किसके अंदर आना शुरू कर देगा, पेरिटोनियम के अंदर आना शुरू कर देगा। और पेरिटोनियम में ऑलरेडी है क्या, डायलिसिस फ्लूइड है। तो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट ये इन खून की नालियों से निकलकर किस में आना शुरू हो गया, डायलिसिस फ्लूइड में। अब थोड़ी देर बाद, घंटा 2 घंटे 3 घंटे बाद जो है फिर क्या किया जाता है, ये इसमें सारे सफाई हो जाती है ब्लड की, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, दोबारा ये पंप बैकवर्ड फ्लो में भी करवाता है। दैट मीन्स अगर ये पंप डायलिसिस फ्लूइड को पेट में भर रहा है तो पेट से बाहर सक भी करवाएगा। क्लियर। तो दोबारा हम जो है इस कैथेटर के जरिए क्या करेंगे, यहाँ से डायलिसिस फ्लूइड को पेट से बाहर निकालेंगे और दोबारा पैकेट भर जाएगा, दोबारा हम लगाएंगे, दोबारा इस तरह सफाई करते रहेंगे। ये जो प्रोसेस है ये मरीज़ खुद भी हेल्ड कर सकता है या घर में भी आप काम करवा सकते हो। ये जो मशीन है ये हॉस्पिटल में यह काम करवाना पड़ता है, इसमें कई घंटे लग जाते हैं, इसमें ये चंद घंटों का काम होता है, ईजिली ये हैंडल हो सकता है। लेकिन दोनों में बेसिक जो है आप कह सकते हैं साइड इफेक्ट क्या है, ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा सेफ है, रिलायबल है, डॉक्टर की निगरानी में होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना पेरिटोनियल डायलिसिस का, ये बड़ा महंगा, ये है तो सस्ता इलाज, लेकिन ये है कि इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं मरीज़ को। ठीक है बेटा। तो इन दोनों में कंपैरिजन पूछा जाता है कि हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में बेसिक फ़र्क क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट में होता क्या है, सिंपल, कि आपकी बॉडी के अंदर किडनी का इतना हद से ज़्यादा जो है इन्फेक्शन काज हो चुका होता है कि अब डायलिसिस जो है वो मुमकिन नहीं रहती। यानी 30 to 40% अगर आपका किडनी डैमेज है तो डायलिसिस की नौबत आ सकती है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर इससे ज़्यादा किडनी डैमेज है तो फिर डायरेक्ट हमें फिर क्या कराना पड़ता है बेटा, किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। यानी कि किडनी को एक हेल्दी किडनी के साथ आपने रिप्लेस करवाना है, ठीक है। वो किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। तो इसमें सिंपल क्या किया जाता है, सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें हमें क्या किया जाता है, एक फुली फंक्शनल किडनी हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है और उस पर्सन में लगाया जाएगा जिसके अंदर किडनी फेल हो चुके हैं, गुर्दे अगर काम करना छोड़ गए हैं, तो किसी हेल्दी बंदे का एक हेल्दी से किडनी लेकर उसको आपने अपनी बॉडी के अंदर लगाना है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 2 तरह के टेस्ट कराए जाते हैं। एक है ABO ब्लड ग्रुप मैचिंग है। पहली बात यह है कि जो बंदा डोनर है, देने वाला है, उसका और रेसिपिएंट जिसको आप दे रहे हैं उनका ब्लड ग्रुप जो है वो मैच करना चाहिए। इसके अलावा ये है कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस, ये भी आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि ल्यूकोसाइट्स को भी आपने मैनेज करवाना है, ठीक है। उनके ल्यूकोसाइट को भी आपने, इसे टिश्यू प्रोटीन टेस्ट भी कहते हैं, वो टेस्ट करवाने पड़ते हैं। जब ये दोनों टेस्ट मैच हो जाएं तो फिर आप किडनी किसी बंदे का, किसी पर्सन का लगवा सकते हैं। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद एक और जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीज़ को और ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। देखिए उसमें उसकी रीज़न क्या है, उसमें पहले जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हो सकता है कि एक अरसे बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद उसका इम्यून सिस्टम, देखिए जब आप किसी और बंदे का किडनी बाहर से लगाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम तो एक्टिव होगा ही होगा कि फॉरेन चीज़ बाहर से आई है, ठीक है, बाहर से कोई चीज़ जिस्म के अंदर लगाई है, वो इसे एक जो है फॉरेन एजेंट समझेगा, उस इम्यून सिस्टम अटैक करेगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर। तो जब आपका इम्यून सिस्टम इस पर अटैक करेगा तो इसको ख़राब कर देगा। तो हम कहते हैं कि ये अब किडनी ट्रांसप्लांट क्या हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है। इसके अलावा टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ साइक्लोस्पोरिन वो मेडिसिन है जो मरीज़ को दी जाती हैं जिसका किडनी ट्रांसप्लांट किए गए हैं। क्यों? ताकि उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस रहे, वो वर्क ना करे, काम ना करे। इम्यून सिस्टम को जितना आप खामोश करवाएंगे उतना ज़्यादा चांसेस बनेंगे उस किडनी को एक्सेप्ट करने के। तो इसलिए मरीज़ को हर वक्त जो है साइक्लोस्पोरिन का इस्तेमाल करना पड़ता है।
ये आपके इम्यूनोसप्रेसर है, यानी आपके इम्यून सिस्टम को दबा देती है। इसका साइड इफेक्ट ये भी है कि अगर ये आपके इम्यून सिस्टम को दबा देगी ना, तो आपको बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी साथ साथ रहते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ही आपकी हिफाजत करता है। फिर 2-3 साल तक मुसलसल ऐसे बंदे को इज्तनाब करना पड़ता है, एहतियात करनी पड़ती है, खाने में, कोई भी काम कर रहा है, बाहर जाने में, आने जाने में भी उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। हर वक्त उन्हें जो है आप कह सकते हैं आइसोलेट करना पड़ता है, उसे जरासीम से बचाना पड़ता है जिस बंदे का किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्योंकि इससे ये मुमकिन है कि आपका इम्यून सिस्टम दबा हुआ है, इन्फेक्शन हो सकता है, और वो इन्फेक्शन आपको जो है आपकी किडनी को भी डैमेज कर सकता है, आपकी पूरी बॉडी को डैमेज कर सकता है। इसलिए ये जो लॉन्ग टर्म तक आप साइक्लोस्पोरिन का इस्तेमाल करते हैं, तो लॉन्ग टर्म तक आपको प्रॉब्लम्स इन्फेक्शन की सूरत में फेस करनी पड़ सकती हैं। एक प्रॉब्लम ये भी और हो सकती है कि साइक्लोस्पोरिन का जब इस्तेमाल इंसान छोड़ देता है, तो उसके बाद ये चांसेस बन जाते हैं कि दोबारा आपका इम्यून सिस्टम किडनी के ऊपर अटैक कर सकता है और उसको ख़राब कर सकता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट के ये हमें साइड इफेक्ट जो है वो फेस करने पड़ते हैं। कब नौबत आती है किडनी ट्रांसप्लांट की? जब आपका किडनी बिल्कुल ही वर्क करना छोड़ दे, 10-15% ही बस काम कर रहा हो, उसके बाद यही कहते हैं कि भाई आप ट्रांसप्लांट करवा लो। क्लियर? और उसमें 2 चीज़ें शर्त हैं, मैचिंग कराई जाती है, टिश्यू प्रोटीन टेस्ट करवाए जाते हैं, और ह्यूमन ल्यूकोसाइड जो है एंटीजन टेस्ट कराए जाते हैं। तो ये 2 टेस्ट ब्लड ग्रुप अब मैच कर जाएं, तो फिर उसके बाद जो है वो बंदा डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स बाद में हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने रीनल फेलियर को और रीनल फेलियर की ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं डायलिसिस के थ्रू, तो हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में कंपैरिजन करके हमने पढ़ा है। इसके साथ साथ किडनी ट्रांसप्लांट को भी हमने साथ डिस्कस किया है। तो यहाँ तक यूराइनरी सिस्टम, उसकी फंक्शनिंग, उसकी प्रॉब्लम्स को हमने मुकम्मल कर लिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है हम किसी और ऑर्गन सिस्टम के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।